इतिहास की सबसे बेकार F ग्रेड क्षमता हासिल की, रिफ्रेश। यह 1 मीटर के दायरे में किसी निर्दिष्ट निर्जीव वस्तु को उसकी शुरुआती अवस्था में लौटा सकता है, लेकिन असल में अगर मैं एक किताब को रिफ्रेश करता हूँ तो वह फिर भी वही किताब रहती है। एक तौलिया को रिफ्रेश करता हूँ तो वह वही तौलिया रहता है। इसलिए ज़ॉम्बी प्रलय के तीसरे महीने में मेरी गर्लफ्रेंड आखिरी आधा पैकेट बिस्किट लेकर बिना पीछे देखे एक दूसरे आदमी की गाड़ी में बैठ गई। जाने से पहले उसने एक खाली इंस्टेंट नूडल्स का डिब्बा मेरे पैरों के पास फेंक दिया, जैसे किसी कुत्ते को भगाया जाता है। डार्लिंग, मुझे दोष मत दो, तुम्हारी क्षमता सच में बेकार है। तुम्हारे साथ रहकर मैं जल्दी ही भूख से मर जाऊंगी। निराशा में मैं उस खाली डिब्बे को घूर रहा था और मेरे दिमाग में एक पागल विचार कौन था, रिफ्रेश। अचानक गाढ़ी ब्रेस्ड बीफ की खुशबू फैल गई। खुले पैकेट के अंदर एकदम सही हालत में नूडल्स का केक और 3 मसाले के पैकेट थे। मैं स्तब्ध रह गया। मेरी क्षमता बेकार नहीं थी, हम सबने इसे गलत समझा था। जिसे शुरुआती अवस्था में लौटाना कहा गया था, वह अगले सेकंड की अवस्था नहीं बल्कि उसके पहली बार बने समय की मूल अवस्था थी। एक खाली नूडल्स बॉक्स की शुरुआती अवस्था, एक बिल्कुल नया अनखुला नूडल्स पैकेट। उस पल मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि चरम उत्साह से। मैंने इस लूटे जा चुके कन्वीनियंस स्टोर को देखा। शेल्फ पर फटे स्नैक पैकेट और खाली बोतलें पड़ी थी। दूसरों के लिए यह सब कचरा था, लेकिन मेरे लिए यह एक अंतहीन खजाना था। मैंने तुरंत नूडल्स नहीं बनाए। खाने की खुशबू अनचाहे मेहमानों को आकर्षित कर सकती थी। मैं सावधानी से दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में गया और भारी रैक खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद मैंने प्रयोग शुरू किया। मैंने खाली नूडल्स बॉक्स जमीन पर रखा, रिफ्रेश। एक हल्की लहर सी दिखी और अगले ही पल एक नया नूडल्स पैकेट सामने था। फिर से 10 मिनट बाद मेरे सामने 60 पैकेटों का ढेर लग चुका था। मेरी क्षमता का कूल डाउन 10 सेकंड था। इसका मतलब मैं अनंत नूडल्स बना सकता था। फिर मेरी नजर एक खाली पानी की बोतल पर पड़ी, रिफ्रेश। एक 500 ml की भरी हुई बोतल सामने आ गई। मैंने खाली फर्स्ट एड बॉक्स उठाया, रिफ्रेश। एक नया फर्स्ट एड किट मेरे हाथ में था। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी, दवाइयाँ जो इस दुनिया में सबसे कीमती थी, अब मेरे लिए असीमित थी। तुमने कहा था मैं बेकार हूँ, इंतजार करो, एक दिन तुम घुटनों पर आओगे मुझसे एक और खाने की भीख मांगने। अगले 3 दिन मैं स्टोर रूम में ही बंद रहा। खाली पैकेट मेरे संसाधन बन गए। चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट मैंने ढेरों बना लिए। पानी और ड्रिंक्स से आधा कमरा भर गया। सबसे अहम, मुझे एक खाली गैस कैन मिला और एक पोर्टेबल स्टोव। अब मैं गर्म खाना खा सकता था। मैंने खिड़कियां बंद की, पानी उबाला, मसाले डाले और नूडल्स पकाए। जब खुशबू आई, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। यह प्रलय के बाद का सबसे भरपेट और संतोषजनक खाना था। खाने के बाद मेरा दिमाग साफ हुआ। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं था। मुझे नया ठिकाना और हथियार चाहिए थे। मैंने सामान बैग में भरा, दरवाजा थोड़ा खोला, बाहर देखा। सड़क पर कुछ ज़ॉम्बी घूम रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपने हाथ में तेज चाकू कसकर पकड़ा। अब निकलने का समय था। मैं पीछे के रास्तों से बचते बचाते निकला। अकेले ज़ॉम्बी मिले तो मैंने भरी कोला कैन फेंकी और मौके पर चाकू से खत्म कर दिया। मेरा लक्ष्य था लानवान रेजिडेंशियल एरिया, उच्च सुरक्षा वाला इलाका, और मेरे माता पिता का घर वहीं था। प्रलय के दिन से ही उनसे संपर्क टूट गया था। उन्हें ढूंढना अब मेरा एकमात्र लक्ष्य था, लेकिन रास्ता मुश्किल था। सड़कें जाम थी, शहर बर्बाद हो चुका था। लोग थोड़े से सामान के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। तभी मुझे समझ आया, मेरी गर्लफ्रेंड का धोखा इस निर्दयी दुनिया में बस एक छोटी सी बात थी। यहाँ इंसानियत पहले ही टूट चुकी थी। तीसरे दिन की शाम को आखिरकार मैं लानवान रेजिडेंशियल एरिया की बाहरी सीमा तक पहुंच गया। वह ऊंचा लोहे का गेट मजबूती से बंद था और दीवारों के ऊपर हल्के हल्के लोगों की परछाइयां गश्त करते हुए दिख रही थी। जैसा सोचा था, यह जगह अब बचे हुए लोगों का ठिकाना बन चुकी थी। मैं दूर छिपकर काफी देर तक देखता रहा। अंदर जाना है तो पहले उनकी जांच से गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपना बैग फिर से ठीक किया। ज्यादातर सामान एक छिपे हुए नाले में छुपा दिया। अपने पास सिर्फ 2 बोतल पानी और एक पैकेट बिस्किट रखा और एक साधारण शरणार्थी जैसा दिखते हुए गेट की ओर बढ़ा। अचानक दीवार के ऊपर से एक तेज आवाज आई। मैंने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए, सिर ऊपर किया और अपनी धूल से सनी गंदी शक्ल दिखाई। मैं यहाँ का निवासी हूँ। मेरा नाम लिन छी है। मेरा घर 17 नंबर बिल्डिंग में है। 17 नंबर लिन छी, जांच करो। ऊपर वाले कुछ देर चुप रहे, शायद वॉकी टॉकी से जानकारी मिलान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लोहे का गेट थोड़ा सा खुला। एक आदमी हाथ में लोहे की पाइप लिए सतर्क नजरों से बाहर आया। आईडी कार्ड मैंने जेब से पहले से तैयार रखा पहचान पत्र निकाला और उसे दे दिया। उसने ध्यान से देखा, फिर सिर से पैर तक मुझे परखा। तू अकेला है? तेरा सामान कहाँ है? मैंने सिर झुका लिया। आवाज में सही मात्रा में डर और रुकावट लाते हुए कहा, रास्ते में सब लूट लिया गया, बस इतना ही बचा है। वह आदमी थोड़ा शक में था, लेकिन मेरी दुबली हालत और बेचारगी देखकर उसकी सतर्कता थोड़ी कम हो गई। अंदर जा, याद रखना यहाँ का नियम, नए लोगों को आधा सामान जमा करना होगा, सबको बराबर बांटा जाता है। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। मैंने तुरंत सिर हिलाया और एक बोतल पानी, आधा पैकेट बिस्किट दे दिया। उसने सामान लिया, आंखों में हल्की तिरस्कार की झलक आई, फिर हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने दिया। अंदर का नजारा देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। माहौल अभी भी तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम यहाँ नियम और व्यवस्था थी। कुछ लोग गश्त कर रहे थे, कुछ लोग सुरक्षा मजबूत कर रहे थे और औरतों व बच्चों को क्लब हाउस में रखा गया था। यह जगह शहर के बीच एक टापू जैसी थी, जहाँ बाहर की हिंसा और अराजकता फिलहाल रुकी हुई थी। रजिस्ट्रेशन करने वाली एक आंटी ने बताया, यहाँ एक फूगे नाम का आदमी सब संभाल रहा है। वह पहले यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था और प्रलय के बाद उसने मिट्टी से जुड़ी शक्ति पाई, फिर एक सुरक्षा टीम बनाकर सबकी रक्षा की। यहाँ हर निवासी को योगदान के अनुसार खाना मिलता है। अगर ज्यादा चाहिए तो गश्ती या सप्लाई टीम में काम करना होगा। मैंने बहाना किया कि मेरी हालत खराब है, अभी किसी टीम में शामिल नहीं हुआ। इस समय सबसे जरूरी था अपने माँ बाप को ढूंढना, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। घर का दरवाजा तोड़ा हुआ था, अंदर सब बिखरा पड़ा था, जैसे चोरी हो गई हो। मेरा दिल एकदम डूब गया। मैं अंदर भागा, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। टेबल पर जमी धूल बता रही थी कि वे कई दिनों से यहाँ नहीं थे। जमीन पर घसीटने के निशान थे, लेकिन खून नहीं था। शायद यही एक छोटी सी राहत थी। मैं जमीन पर बैठ गया। पहली बार इतना खोया हुआ और डरा हुआ महसूस किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई और एक लापरवाह आवाज सुनाई दी, ओह, यहाँ अभी भी कोई बचा हुआ है। मैंने सिर उठाया। 2 आदमी दरवाजे पर खड़े थे। उनमें से एक गंजा मुझे बुरी नजर से देख रहा था। मैं उसे पहचानता था। वह बाउग के गुंडों में से एक था।
नाम था शेजी। उसने होंठ चाटे जैसे मैं कोई शिकार हूँ। तेरे घर वालों ने हमारे बावगे का बहुत कर्ज लिया था, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। अगर तू हमारे लिए काम करेगा तो हम तुझे यहाँ रहने देंगे। मैं समझ गया यह जगह भी उतनी सुरक्षित नहीं थी जितना मैंने सोचा था। वे दोनों करीब आ रहे थे। मैंने धीरे से बैग की साइड पॉकेट में हाथ डाला जहाँ मेरा नया तेज चाकू रखा था। तभी एक ठंडी आवाज आई, रुको। दोनों आदमी तुरंत रुक गए। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी, काले कपड़ों में, हाथ में तलवार जिस पर खून लगा था। उसके पीछे कुछ मजबूत लोग भी थे। मैं उसे पहचानता था। वह शेन यान थी, सुरक्षा टीम की सबसे मजबूत कप्तान। कहा जाता था कि उसकी शक्ति बहुत दुर्लभ और खतरनाक थी। उसने उन गुंडों को अनदेखा किया और मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने तुरंत कहा ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। गुंडा बोला, मैडम ये झूठ बोल रही है, हम तो बस घर लेने आए हैं। शेन यान ने ठंडे स्वर में कहा, घर लेने के लिए दरवाजा बंद करके आते हो। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि कोई जवाब नहीं दे सका। भागो यहाँ से। दोनों तुरंत भाग गए। खतरा टल गया और मैं लगभग गिर पड़ा। वह बोली, उनसे दूर रहना। फिर मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से पूछा, क्या आपको पता है मेरे माँ बाप कहाँ गए। उनका नाम लिन जियानगुओ और वांग शुमेई है। वह बोली, खतरनाक है। बाओगे ने सारे कमजोर लोगों को उत्तर गेट के बाहर एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में भेज दिया है। वहाँ उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। फैक्ट्री, वहाँ न खाना न सुरक्षा, यह तो मौत के बराबर है। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया। मुझे वहाँ जाना ही होगा। मुझे अपने माँ बाप को ढूंढना ही होगा। लेकिन मुझे ताकत चाहिए थी। मैंने बैग से चॉकलेट निकाली, 2 कौर खाए और ताकत जुटाई। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वह लोहे की पाइप जो गुंडे छोड़ गए थे। मैंने अपना हाथ उस पर रखा और अगले ही पल एक बिल्कुल नई ठंडी धातु की चमक वाली स्टील पाइप मेरे हाथ में आ गई। लेकिन यह काफी नहीं था। मैं स्टडी रूम में गया और पिताजी के पुराने आउटडोर सर्वाइवल टूल्स का एक सेट ढूंढ निकाला। उसमें एक मल्टी फंक्शन फावड़ा, एक सर्वाइवल कुल्हाड़ी और एक चाकू था। लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण वे थोड़े कुंद हो चुके थे। लेकिन एक पल में तीनों ठंडे हथियार अपनी सबसे तेज धार में वापस आ गए। रात होने का इंतजार करके मैं गश्ती दल के बदलने के समय चुपचाप नॉर्थ गेट की ओर निकल गया। यह जगह मुख्य गेट से कहीं ज्यादा सुनसान थी। बस 2 गार्ड ऊँघते हुए पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें बिना सतर्क किए एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा। नई बनाई हुई रस्सी का इस्तेमाल करके मैंने आसानी से 3 मीटर ऊंची दीवार पार कर ली। दीवार के बाहर एक खाली मैदान था। दूर एक फैक्ट्री का धुंधला सा ढांचा दिख रहा था, जैसे कोई शांत लोहे का दैत्य। हवा में सड़ांत की गंध भरी थी और बीच बीच में जॉम्बी की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने पाइप कसकर पकड़ी और झुककर तेजी से फैक्ट्री की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, जॉम्बी की संख्या बढ़ती गई। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया और देखा कि फैक्ट्री के गेट पर दर्जनों जॉम्बी जमा थे। वे किसी आवाज से आकर्षित होकर दरवाजे को पागलों की तरह पीट रहे थे। अंदर से हल्की चीखें और रोने की आवाजें आ रही थी। मेरे माँ बाप वहीं थे। दिल घबराहट से भर गया, लेकिन दिमाग कह रहा था सीधे हमला नहीं कर सकता। मैंने चारों तरफ देखा। फैक्ट्री के साइड में ऊंची खिड़कियां थी, करीब 4 मीटर ऊपर। शायद वहीं से अंदर जा सकता था। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक गाड़ी पर फेंका। कांच टूटने की आवाज गूंजी। जॉम्बी तुरंत उस ओर मुड़ गए। मैं मौके का फायदा उठाकर तेजी से फैक्ट्री की दीवार तक पहुंचा। रस्सी निकाली, एक छोर पर हुक बांधा और ऊपर फेंका। वह खिड़की में अटक गया। मैंने गहरी सांस ली और तेजी से ऊपर चढ़कर अंदर कूद गया। अंदर एक बड़ा उत्पादन हॉल था। चारों तरफ जंग लगे मशीन और टूटे पुर्जे पड़े थे। छत से आती हल्की चांदनी में दूसरी तरफ से रोने और बहस की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा। एक कोने में टूटे मशीनों से घिरे हुए दर्जनों लोग बैठे थे, ज्यादातर बूढ़े और बच्चे। और वहीं मैंने अपने माँ बाप को देखा। वे कोने में सिमटे हुए थे। माँ चुपचाप रो रही थी और पिताजी उन्हें संभाल रहे थे। मेरी आंखें भर आईं। मैंने रूंधी आवाज में पुकारा। सभी लोग चौंक कर मेरी ओर देखने लगे। माँ बाप ने मुझे देखा और उनका चेहरा हैरानी से खुशी में बदल गया। माँ चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़ी। हम तीनों इस बर्बाद दुनिया में एक दूसरे को कसकर पकड़कर रोने लगे। लेकिन तभी एक कर्कश आवाज आई, अरे तू कहाँ से आया। एक आदमी जिसके चेहरे पर बड़ा सा निशान था आगे आया। उसके पीछे कुछ ताकतवर युवक खड़े थे। वह यहाँ का लीडर लग रहा था। उसकी नजर मेरे भरे हुए बैग पर थी। अकेले यहाँ तक आ गया, काबिल है तू। बैग में क्या है दिखा सबको। मैंने अपने माँ बाप को पीछे किया और ठंडे स्वर में कहा, यह मेरा है। वह हंसा, तेरा? यहाँ कुछ भी किसी का नहीं, सब मेरा है। चुपचाप दे दे वरना। उसने हाथ में पकड़ी तलवार लहराई। पिताजी घबरा गए। मुझे पीछे खींचते हुए बोले, भाई बच्चा है, माफ कर दो, सब दे देंगे। लेकिन वह बोला, अब देर हो गई, मुझे बैग भी चाहिए और इसकी जान भी। और वह मेरी ओर बढ़ा। मेरी आंखों में ठंडा गुस्सा चमका। मैं पीछे नहीं हटा, सीधे वार किया। मेरी पाइप उसकी कलाई पर लगी और उसकी कलाई टेढ़ी हो गई। सब दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं पलटकर हमला करूंगा। वह दर्द से चिल्लाया, मारो इसे। उसके आदमी मुझ पर टूट पड़े। मैंने बैग माँ बाप को दे दिया और पाइप से मुकाबला करने लगा। एक ने डंडा चलाया, मैं बचा और पलटकर वार किया। वह दर्द से गिर पड़ा। मैं हर वार सोच समझकर कर रहा था, सिर्फ बचाव के लिए। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, मेरी ताकत खत्म ही नहीं हो रही थी। 2 को गिराने के बाद बाकी डर गए। वह लीडर गुस्से में बोला, तू कौन है? क्या तू भी स्पेशल पावर वाला है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजर से उसे देखा। मेरे अंदर का सारा दर्द और गुस्सा अब आग बन चुका था। या तो भाग जाओ या मर जाओ। मेरी आवाज में ऐसा डर था कि सब चुप हो गए। वह आदमी भी समझ गया, इस बार वह गलत इंसान से भिड़ गया। लेकिन तभी धड़ाम, फैक्ट्री का गेट जोर से हिला। फिर एक और आवाज, जॉम्बी दरवाजा तोड़ने लगे थे। ये क्या हो रहा है? अब सब घबरा गए। वह लीडर और उसके आदमी दरवाजा रोकने की